हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के अंदर आज यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका लेक्चर फर्स्ट है जो आप सभी के सामने जा रहा है, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन किसका, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है और इसकी मदद से हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को कैसे ग्रो कराते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग क्लास में आ जाइए और फिर सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड का ये लेक्चर 1 है जो आप सभी के सामने जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आखिर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमें हाइड्रोपोनिक्स की जरूरत है। हाइड्रोपोनिक्स है क्या, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है जैसे कि यहाँ पर जमीन की कमी है ना, और वो भी कल्टीवेबल लैंड की कमी है। यहाँ पे जैसे उपजाऊ जो जमीन होती है उसकी कमी है। ठीक, वाटर की शॉर्टेज है, पानी की भी कमी दिख रही है, और साथ ही साथ सॉइल जो है वो भी खराब होता जा रहा है। खासकर जो टॉप सॉइल है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो भी दिन पे दिन घटती जा रही है। ठीक है, क्लाइमेट काफी ज्यादा बदल रहा है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर जो इंक्रीजिंग फूड डिमांड है, ठीक, वो भी देखने को मिल रही है। अब डिमांड ज्यादा है और साथ ही साथ में जो उसके लिए प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतना अवेलेबल है ही नहीं, है ना। सॉइल खराब हो रहा है, टेम्परेचर हम देख रहे हैं कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, और लैंड उतना नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक, और इन सारे प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सॉइललेस कल्टीवेशन करना एक अच्छा सोल्यूशन है। सॉइल लेस कल्टीवेशन क्या होता है, हम तो ये जानते हैं कि भाई अगर हमें एक पौधा लगाना है तो मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, है ना। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, हाइड्रोपोनिक्स की, जिसकी मदद से यहाँ पर प्लांट्स को बिना मिट्टी पर निर्भर हुए, बिना सॉइल पे डिपेंडेंट हुए प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है। ठीक है, ये जो वर्ड है हाइड्रोपोनिक्स में जो ये वर्ड है हाइड्रो, इसका मतलब ही होता है वाटर, और पोनस का मतलब होता है लेबर। ठीक है, तो टर्म हाइड्रोपोनिक्स जो था, सबसे पहले किसने टर्म ये इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर WF यहाँ पर गेरिक ने ये इंट्रोड्यूस किया था। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं बिना मिट्टी के। ठीक है, जहां पे प्लांट्स को सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में नहीं प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे मिलेंगे, लेकिन ये न्यूट्रिएंट एक सोल्यूशन के जरिए मिलेंगे, एक पानी में प्रेजेंट सोल्यूशन के जरिए ये सारी रिक्वायरमेंट जो प्लांट की है वो फुलफिल की जाती है। तो उसको पानी में डिसॉल्व करके और एक सही इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख के प्लांट को इन्हीं सॉल्यूशंस के अंदर ग्रो कराया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस बेसिस पर हमारा ये हाइड्रोपोनिक्स वाला टेक्निक काम करता है। ठीक है, तो प्लांट्स को यहाँ पर सिर्फ सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, डज नॉट रिक्वायर सॉइल इटसेल्फ, लेकिन इनको क्या चाहिए, मेन सॉइल पर निर्भरता क्यों है प्लांट्स की, क्योंकि भाई उस मिट्टी के अंदर पानी है, उस मिट्टी के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन है, उस मिट्टी के अंदर फिजिकल सपोर्ट है जो कि उस प्लांट्स को खड़े रखता है ना, एज इट इज है, जैसा वो प्लांट इरेक्ट है वो उसको एज इट इज शेप में रखता है। तो ये रिक्वायरमेंट है, तो इनडायरेक्टली जो प्लांट है वो मिट्टी पर निर्भर करता है इन सारी चीजों के लिए। हम क्या करने वाले हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ये न्यूट्रिएंट्स, ये ऑक्सीजन, फिजिकल सपोर्ट, ये सारा कुछ हम मिट्टी जो वाटर है उसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉइल जो है वो एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जहाँ पे रूट्स सारे न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली वो पानी का जो सोल्यूशन है उससे एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये इफिशियंसी इसकी बढ़ जाती है न्यूट्रिएंट्स की मदद से, क्योंकि भाई आपके सामने एक सॉलिड है जो कि कोई चीज प्लांट्स की जड़ें जो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसी की जगह एक लिक्विड है, तो कहीं ना कहीं वो जड़ें उस लिक्विड के सोल्यूशन से जो न्यूट्रिएंट है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, इससे जो रूट्स की न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका की प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, पानी मिले और सपोर्ट मिले, तो प्लांट्स बिना मिट्टी के ग्रो कर सकते हैं। ये इस हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हम इससे एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स की उसको जरूरत है, उसको वाटर की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ना कि डायरेक्टली सॉइल की सपोर्ट की जरूरत है, तो वो हम पानी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अब कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से हिस्से होते हैं एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम के, वो हम देखते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहला है ग्रोइंग स्ट्रक्चर चैनल्स। तो इसमें कुछ ग्रोइंग स्ट्रक्चर चैनल्स आपको मिलेंगे, जहां पर पाइप्स, ट्रे, ग्रो बैग्स जो कि यहाँ पर पीवीसी या प्लास्टिक के बने होते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर के तौर पर मिलेगा जिसमें ये प्लांट आपका ग्रो करेगा, है ना। इसके साथ आपको ग्रोइंग मीडिया मिलेगा। ग्रोइंग मीडिया वो सोल्यूशन है जिसमें वो प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। नॉन न्यूट्रिशन यहाँ पे ये है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं है। कॉमन मीडिया जो हम यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी में वो है कोकोपीट, परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ रॉकवुल क्ले पेलेट्स का इस्तेमाल होता है। ये एक ग्रोइंग मीडिया का काम करता है जहां पर जो आपका प्लांट है वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। फिर है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है ये क्या है, ये टैंक स्टोर्स है। स्टोर्स, ये टैंक यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। टैंक स्टोर्स न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यूजुअली कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं, ओपेक में, ताकि यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ जो है वो ना हो, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मान लो बंद करके रख दिया गया तो उसमें एल्गी जो है आसानी से उग जाएगा, है ना, और उससे वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकेगा, क्योंकि पानी में, मिट्टी में जो भी सोल्यूशन है उसमें जो भी ऑक्सीजन है वो एल्गी यूज करने लगेगा, है कि नहीं, अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए। तो कहीं ना कहीं एल्गी की ग्रोथ हमें रोकनी है, तो इसके लिए यहाँ पर ओपेक सिस्टम लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, जहां एल्गी वगैरह आसानी से ना ग्रो करे, ठीक। इसके अलावा पंपिंग सिस्टम होता है जो कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को सर्कुलेट करता रहता है, घुमाता रहता है, और कंटिन्यूअस फ्लो इसके वजह से पूरे कंपोनेंट में, हाइड्रोपोनिक्स में चलता रहता है। इसके अलावा एरेशन सिस्टम है। एरेशन सिस्टम क्या करेगा, एयर देगा, एयर देने का काम है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम है, ठीक। और इससे क्या होता है, रूट्स तक को ऑक्सीजन मिलता है और रूट्स जो है वो सफोकेट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अंदर वो मतलब भाई देखो जैसे हमें है ना, अभी इस रूम में अचानक होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, उसी तरीके से प्लांट्स भी लिविंग बॉडी है भाई, उनकी भी जड़ों को जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी सड़ने लगेंगे, प्लांट की ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी, एक समय के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी ये भी है कि रूट्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता चला जाए, ठीक। मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सही मिलने चाहिए। अब मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से ये चेक किया जाता है समय समय पे कि जो पूरा आपका सेटअप है हाइड्रोपोनिक्स का वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब उसमें ये चेक करना जरूरी है कि टेम्परेचर कैसा है, उसमें ये चेक करना जरूरी है कि जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमारे पास पीएच मीटर होना चाहिए, ईसी मीटर होना चाहिए और थर्मोमीटर होना चाहिए जो कि टेम्परेचर बैलेंस करेगा, टेम्परेचर को नाप कर आपको डिस्प्ले कराएगा कि भाई ये टेम्परेचर चल रहा है, ये मीडियम रन कर रहा है। तो इन सारी चीजों की यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब प्रॉपर तरीके से हाइड्रोपोनिक्स को अगर काम करना है तो इसके लिए चाहिए इसको न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स तो आपके किससे मिलकर बने हैं, एलिमेंट्स से। अब आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स तो पढ़ते ही होंगे, है ना। क्या पूछ रहे बेटा अभिषेक, मैम मेरा बॉटनी माइनर है, क्या मेरा पेपर होगा। बेटा आपका जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है, कॉलेज टू कॉलेज है, ये वेरी करता है, ठीक है ना। तो अभिषेक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आप कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो मुझे देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, माइनर हो या मेजर हो बेटा, आप जो जहां पे भी हो, कब होगा ये आप तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल पेपर तो जरूर होगा, चाहे आपने माइनर सब्जेक्ट्स लिए हो या मेजर सब्जेक्ट्स लिए हो, ठीक है। हाँ, अब अगर एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो इस एलिमेंट्स के अंदर आप लोग को दो टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं जो ज्यादा अमाउंट में प्लांट को जरूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहला जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हालांकि जरूरत दोनों की है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन जरूरत दोनों की है, ठीक। अब जैसे कि कुछ सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोजन। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें और कुछ हो या ना हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे एलिमेंट जरूर होते हैं। एनपीके पॉपुलर फर्टिलाइजर है। तो इससे पता चलता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी सबसे ज्यादा प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जब भी हम हाइड्रोपोनिक्स के जरिए प्लांट्स की ग्रोथ दिखाना चाहेंगे, प्लांट्स को ग्रो कराना चाहेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो वो सोल्यूशन है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, और होने ही चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन हो जो कि क्या करता है, लीफ की अच्छी ग्रोथ कराता है और क्लोरोफिल सही अमाउंट में रखता है,
इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी हो जाती है तो लीव जो है पीले पड़ने लगते हैं, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं। तो वो चीज ये नाइट्रोजन इंश्योर करता है कि ऐसी कोई कमी ना आए, ऐसे लीव जो है वो जल्दी पीले ना पड़े। इसी तरह फास्फोरस की बात करें तो इसका मेन काम है जड़ों को, रूट्स को डेवलप कराना, साथ ही साथ ये फूल उगने में भी मदद करता है, फ्लावरिंग इसका मेन पर्पस है फास्फोरस का। अब पोटेशियम की बात करें तो अब पोटेशियम जो है ये फ्लावर की क्वालिटी डिसाइड करता है कि बड़े फ्लावर्स हैं कि नहीं, ब्राइट कलर फ्लावर्स है कि नहीं, उनमें स्मेल है, फ्रेग्रेंस है कि नहीं, तो ये क्वालिटी डिसाइड करने का काम पोटेशियम का है। अगर घर में आपको चाहिए कि भाई पोटेशियम फास्फोरस आसानी से मिल जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट वेजिटेबल हैं जिनके आप छिलकों को भी रख दें तो इससे भी बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। जैसे कि दूध का जो लिक्विड जो बच जाता है, कई बार जो भी हम बर्तन वगैरह में दूध वगैरह स्टोर करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ पानी निकलता है ना, धुलने वगैरह के बाद, जो कि उसके ट्रेस रहते हैं, लेकिन उसको आप बेसिन में फेंकने की जगह आप उसे प्लांट्स में डाल सकते हैं। आप जब केला खाते हैं तो उसका जो छिलका है उसको आप हफ्ते भर के लिए एक टब में या कह लो एक बकेट में डुबो के रख सकते हैं, और जब उसके पानी में वो पूरा उसके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे उस केले के छिलके के, तो आप उसको उठाकर प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सबसे क्या होता है कि फ्लावरिंग अच्छी होती है, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, फ्लावर की क्वालिटी अच्छी बनती है, और प्लांट्स में आसानी से डिजीज नहीं लगती है। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो ये सेल वॉल की मजबूती बढ़ा देता है। सेल वॉल जो कि जनरली प्लांट्स का किसका बना है, सेल्यूलोज का बना है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सेल वॉल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो समझ रहे हैं, सेल आसानी से डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। उसके अलावा मैग्नीशियम जरूरी है जो कि क्लोरोफिल बनने में मदद करता है। इनफैक्ट जब आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो भी आप देखेंगे उसका जो की एलिमेंट है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की मदद से क्लोरोफिल बनता है प्लांट्स में। उसके अलावा सल्फर है जो कि प्रोटीन्स देता है ना, प्रोटीन बनने में मदद करता है। प्लांट्स है तो उनके पास कार्ब हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सब प्लांट स्टोर करते हैं और हमें दे देते हैं, है कि नहीं। तो हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भरपूर मात्रा में दें। ठीक है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जरूर दें। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो कम अमाउंट में चाहिए। अब कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नहीं चाहिए, चाहिए जरूर, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। किसकी तुलना में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तुलना में। तो हमारे पास यहाँ पे है आयरन। आयरन भी जो है क्लोरोफिल बनने में मदद करता है, जैसे मैग्नीशियम करता है। जिंक जो है एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करता है। एंजाइम्स जो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, फूड स्टोर करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ एक्टिव फूड बनाने में मदद करते हैं। ये सबके लिए एंजाइम्स का काम करना जरूरी है, और एंजाइम्स को काम करने के लिए उसको चाहिए जिंक। तो भरपूर मात्रा में जिंक मिलना प्लांट्स को जरूरी है। मैंगनीज अगेन माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट करता है। कॉपर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है और एंजाइम्स को सही से काम करने में हेल्प करता है। बोरॉन सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन जितना क्विक होगा प्लांट जो है उतना तेजी से ग्रो करेगा, है ना। तो हमें चाहिए बोरॉन ताकि प्रॉपर सेल डिवीजन जो है वो हो पाए। उसके साथ मोलिब्डेनम चाहिए जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का बनना है, और नाइट्रोजन को तोड़कर जो से और भी सिंपल मटेरियल्स निकलने हैं उसको निकलने में मदद करता है। तो मेटाबोलाइज करने का काम करता है। मेटाबोलाइज जब भी वर्ड आता है तो समझे रहिएगा कि किसी चीज का ब्रेकडाउन और किसी चीज की सिंथेसिस ये चलती जाती है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम जो है वो ब्रेक भी करेगा, साथ में इसका फॉर्मेशन भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोलिब्डेनम बोलते हैं, तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजन को बनाएगा और उसी को ब्रेक भी करेगा। ठीक है, उसके अलावा पीएच है और ईसी आइडियल जो होना चाहिए। पीएच जो है ये कितना रेंज का होना चाहिए हाइड्रोपोनिक्स के लिए, 5.5 है। ना तो बहुत एसिडिक है ना तो बहुत बेसिक है, लेकिन ऑलमोस्ट स्लाइटली एसिडिक में ही आएगा, है ना। न्यूट्रल तो 7 हो जाता है, तो स्लाइटली एसिडिक है। ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1.5 से 2.5 मीटर सेकेंड पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर पीएच सही नहीं रहा, इनकरेक्ट पीएच रहा, तो इससे न्यूट्रिएंट जो है एक जगह रुक जाएंगे, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है उसमें बाधा आएगी। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोपोनिक्स काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के हाइड्रोपोनिक सिस्टम होते हैं, क्योंकि जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप ये आसानी समझ जाएंगे कि चाहे रोज हो, चाहे क्यूक्यूम्बर हो, कोई भी प्लांट हो, उसको आसानी से इन हाइड्रोपोनिक्स में लगाया जा सकता है, क्योंकि इस आपका जो ये यूनिट है इसमें इसमें ही डिस्कशन ही किया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम कैसे कुछ प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइप्स में अगर हम बात करें तो जैसे है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, उसके अलावा डीप वाटर कल्चर, उसके अलावा है ड्रिप सिस्टम, तो बहुत सारे इसमें टाइप्स इसमें है। उसके बाद हम इसका डायग्राम भी देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, ठीक है, जो एनएफटी है। आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे, ठीक है। तो टाइप्स में हम लोग थे, तो पहला है एनएफटी, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। क्या है ये कह रहा है थिन फिल्म जो होती है, यहाँ पर एक पतली सी परत होती है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है। कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जहां से वो न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, और रूट्स जो है वो आधे हवा में कांटेक्ट में होते हैं और आधा ये इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। क्या एडवांटेज है एनएफटी जैसे हाइड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल करने का? हाई ऑक्सीजन मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, और डिसएडवांटेज में बात करें तो पंप फेलियर देखने को आपको मिलता है, जो कि पूरी तरह से क्रॉप्स को खराब कर देता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। क्रॉप जैसे कि इसमें जो ग्रो कर सकते हैं एनएफटी की मदद से, उसमें आता है लेट्यूस, स्पिनच, बेसिल और स्ट्रॉबेरी, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको एनएफटी का पूरा ये डायग्राम दिखा रही हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा चैनल बना हुआ है। अब इस चैनल में जो ब्लू कलर का कलर आपको दिख रहा है वो क्लियरली इसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को दर्शा रहा है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, इसको ग्रो ट्रे कहा जा रहा है, और हर एक में यहाँ पर क्या है, एक नेट पॉट है, ऊपर प्लांट्स है, नीचे रूट्स है, और रूट्स जो है आधा देखेंगे आप कि ये पानी में डूबे हुए हैं, आधा ही, आधा से इनफैक्ट कम ही, और बाकी ये एयर के कांटेक्ट में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नीचे जो बड़ा कंटेनर रखा गया है, इसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन और एक यहाँ पे पंप रखा गया है। ये पंप क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, उसके वजह से ये न्यूट्रिएंट जो है वो इन ट्यूब्स में पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, फिर ये इससे कनेक्टेड है इसमें पहुंचेगा, फिर ये इससे कनेक्टेड है इसमें पहुंचेगा, और जो यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो वापस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोपोनिक्स की एक टेक्निक हो गई, एनएफटी जिसे हमने कहा, राइट। अब और भी टेक्निक्स है, जैसे कि डीप वाटर कल्चर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर रूट्स जो है पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं न्यूट्रिएंट्स में। यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो एयर पंप्स के जरिए होती है। एडवांटेज के तौर पर अगर इस सिस्टम को जाने तो सिंपल सिस्टम है और पैसा उतना नहीं लगता है, लो कॉस्ट है। लिमिटेशंस की बात करें तो ऑक्सीजन फेलियर भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि मान लो पंप के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ये प्लांट को डैमेज कर सकता है। तीसरा है ड्रिप सिस्टम, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है ड्रिप किया जाता है, यानी बूंद बूंद करके प्लांट्स पे डाला जाता है, और वो भी प्लांट के कहाँ पे, बेस में। एक्सेस सोल्यूशन जो कलेक्ट होता है वो आगे चल के रीयूज करा दिया जाता है, मतलब वापस उसको यूज में डाला जाता है। एडवांटेज के तौर पर देखें तो जो भी फ्रूटिंग क्रॉप्स होते हैं जिनसे फ्रूट्स बनते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाई यील्ड देखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्रॉप्स जैसे कि टोमेटो, बेल पेपर किसको बोलते हैं, शिमला मिर्च को बोलते हैं, ठीक, कुकुम्बर, रोज, जेरबेरा, ये सब हम ड्रिप सिस्टम से इस हाइड्रोपोनिक की टेक्निक से ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। ईबीबी और फ्लो सिस्टम जो है इसमें पीरियोडिक फ्लडिंग होती है, और ड्रेनेज मीडियम जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। एरोपोनिक्स, इसी में एक और टेक्नोलॉजी आती है हाइड्रोपोनिक्स के अलावा। अब हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो का मतलब वाटर था, ठीक है, पोनिक्स का मतलब हमने देखा। अब यहाँ पे एरोपोनिक्स जो है इसका मतलब क्या है, एरो का मतलब हो गया एयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट की ग्रोथ है वो एयर के कांटेक्ट में होती है। यहाँ पे रूट्स जो है वो एयर में देखो सस्पेंडेड है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो छींटे के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, बूंद बूंद करके स्प्रे किए जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम प्लांट्स को पानी ही ना दें, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन एयर में इनके रूट्स होते हैं और छींटे पड़ के प्लांट्स पे पानी जाता है। हाईएस्ट एफिशिएंसी है इसकी, लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इसके जो सिस्टम्स हैं, इनका जो पीछे का इसका पूरा वर्किंग सिस्टम है ये सब, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। अब हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जो जो फ्लावर क्रॉप्स हम ग्रो कराते हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे इनमें आप लोग को आपके सिलेबस में भी सबसे पहला है रोज। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम इनमें ड्रिप हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एज स्लैब में हम क्या यूज करते हैं, कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है जानते हैं बेटा? इसमें क्या होता है, जो नारियल है ना उसका बाहर का बुरादा होता है ये, है ना, और उसको कंप्रेस करके उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, उसको लेकर इसके बड़े बड़े केक जैसे बनाए जाते हैं और उसको मार्केट में बेचा जाता है। अब इससे क्या होता है ना, मिट्टी के जरिए तुलना में उसके देखा जाता है कि अगर किसी प्लांट को आपको शुरुआती स्टेज में ग्रो कराना है तो आप कोकोपीट में बड़ा अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। कितना तेजी से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये धीरे धीरे करके उस प्लांट को पानी देता रहेगा। तो कोकोपीट स्लैब्स होते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, 18 से 28 डिग्री सेल्सियस का, RH होना चाहिए 60 से 70% का, लाइट 6 से 8 घंटे मिलनी चाहिए हर दिन, और प्लांटिंग स्पेसिंग जो है वो 20 इंटू 30 सेंटीमीटर चाहिए। ग्राफ्टिंग इसके लिए प्रेफर किया जाता है। दो अलग अलग ग्राफ्टिंग क्या होता है, दो अलग अलग स्टेम अलग अलग प्लांट्स के आप उसको साथ में जोड़ते हैं। प्लांट अलग अलग मतलब ये थोड़ी ना है कि एक लौकी होगा तो एक यहाँ पर दूसरा बैंगन होगा। इसका मतलब है कि ये सेम यहाँ पे कम्युनिटी के प्लांट्स होने चाहिए। अलग अलग टाइप का शुगर केन हो गया, दो अलग अलग टाइप के रोज हो गए, रोज में आप जानते हैं ग्राफ्टिंग होती है ना। दो अलग अलग रोज के स्टेम लेकर साथ में जोड़ दिया जाता है। इससे जो नए प्लांट्स आते हैं, जो उनमें फूल आएंगे, वो दोनों प्लांट की प्रॉपर्टी लेकर ग्रो करता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस में प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या होती है बेटा, इसमें जो स्टेम है ना उसको छांटते हैं, कट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है डिसबडिंग। इसमें क्या करते हैं कि बड जो है उसका रिमूवल करके, ये ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है फ्लावर की और बड़ी ग्रोथ के लिए। तो ये कराया जाता है ट्रेनिंग में। हार्वेस्टिंग जो है इसमें टाइट बड स्टेज में की जाती है, मतलब जब बड पूरी तरह से खिले नहीं है तब हार्वेस्टिंग होती है। स्टेम प्रेफर्ड जो येल्ड के लिए है 200 से 250 फ्लावर्स जिनमें हो एक स्टेम के अंदर। देखो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से ऐसे प्लांट्स को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लांट है हमारे पास जेरबेरा, ठीक। अब इसके लिए क्या सिस्टम है, रेज्ड बेड्स विद ड्रिप इरिगेशन। अब देखो ये वाला जो था हमारे पास, ये भी ड्रिप हाइड्रोपोनिक्स था, ये भी ड्रिप हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। इसमें भी मीडिया के तौर पर कोकोपीट इस्तेमाल होता है। कोकोपीट के साथ ही साथ परलाइट, और ये चीज जरूरी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे कि क्राउन जो है इसका शुड रिमेन अबव मीडिया। इसका जो आगे ऊपर का जो क्राउन जैसा इसका होता है पार्ट, उसको मीडियम के जो सोल्यूशन है उसके ऊपर ही रखे तो बेहतर होता है। हार्वेस्टिंग तब होती है जब 2 से 3 डिस्क फ्लोरेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं इन फ्लावर्स में, तब होती है। येल जो है 250 से 300 फ्लावर्स होते हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीलियम, जिसे आप लिली भी कहते हो। इसकी प्रोपिगेशन जो है वो बल्ब्स के जरिए रहती है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है ठंडा चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का। हार्वेस्ट जो है बड स्टेज में ही होती है, जिसमें प्रॉपर आपको उस कली में कलर दिखने लगे उस स्टेज में इसको किया जाता है, ठीक। हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए भी किया जाता है। वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि टमाटो है और शिमला मिर्च है, बेल पेपर जिसे आप कहते हैं, क्यूकुम्बर है, खीरा जिसे आप कहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, इनके लिए भी यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग टाइप के हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन इसमें भी होता है। टोमेटो सिस्टम में क्या होता है ड्रिप हाइड्रोपोनिक्स है। ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग की जाती है। पॉलिनेशन जो है मैनुअल वाइब्रेशन या बीज के जरिए ही होता है। येल्ड इनकी 20 से 25 किलो होती है पर मीटर स्क्वायर, ठीक। बेल पेपर की बात करें, शिमला मिर्च की, तो इसकी ट्रेनिंग में देखा जाए तो 2 से 4 स्टेम ट्रेनिंग में आते हैं। और हार्वेस्टिंग जब होती है तो ये ग्रीन, रेड, येलो, भाई देखो बेल पेपर ना बहुत कलर में आता है। इंडिया में ही देख लो ग्रीन कलर वाले मिलते ही है, कुछ रेड वाले और येलो वाले भी कहीं कहीं मार्केट में दिख जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में जब इनके फ्रूट्स वेजिटेबल आ जाएं तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तीसरा है कुकुम्बर। इनके लिए सिस्टम क्या है, एनएफटी वाला सिस्टम इसके लिए अपनाया जाता है कुकुम्बर को ग्रो कराने के लिए, या ड्रिप सिस्टम भी अपनाया जा सकता है। यहाँ पे टेंडर फ्रूट्स जब सॉफ्ट फ्रूट्स रहते हैं तभी इनकी येल्डिंग होती है 12 से 18 केजी पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इसके लिए हैंगिंग गटर्स का इस्तेमाल करके एनएफटी वाली टेक्निक से इसको ग्रो कराया जाता है। 15 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, येल्ड 1 से 1.5 केजी होना चाहिए पर प्लांट के हिसाब से, ठीक है। कुछ हमारे पास यहाँ पर एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स भी है जो कि हम
हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ग्रो करा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाता है जैसे लेट्यूस। ये लेट्यूस क्या होता है? लेट्यूस आपने देखा होगा जो आप बर्गर खाते हैं उसमें बेस पे ना एक पत्ती लगाते हैं जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वो मूली की पत्ती है या पालक की पत्ती लग सकती है, लेकिन उसको हम लेट्यूस कहते हैं। और केल हो गया, अरुब्यूला हो गया, स्पिनच देखो इसमें आया ना, है ना, तो पालक जैसे हो गया, बेसिल सिस्टम हो गया। बेसिल्स क्या होते हैं? थोड़े से ये कह लो जो तुलसी पत्ता होता है ना उसकी थोड़ी डिफरेंट वैरायटी होती है बस ये, ठीक है। तो ये सबको भी लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं इनको भी हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ग्रो कराया जाता है। मीडियम ज्यादातर जो हाइड्रोपोनिक की टेक्निक अपनाई जाती है वो एनएफटी या डीडब्ल्यूसी ग्रोथ यहाँ अपनाई जाती है। ग्रोथ ड्यूरेशन जो है 25 से 35 दिन का यहाँ होता है। एडवांटेज में देखा जाए तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। और हाई मार्केट वैल्यू भी है क्योंकि पेस्टिसाइड फ्री होते हैं ये, मतलब इनमें आप पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो भी इनकी ग्रोथ बड़ी बढ़िया होती है। अच्छा देखो ये एक एडवांटेज भी है। अब हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जब आप प्लांट्स को ग्रो कराते हो ना तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिल जाता है पता है? इसमें आपको एक चीज और मिल जाती है कि जब आपके पास सॉइल नहीं है तो सॉइल में एक चांस क्या होता है कि कुछ हार्मफुल माइक्रोब रहते हैं उसमें जो कि प्लांट में तरह तरह की बीमारी कॉज करते हैं, है ना, और प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, उनमें फ्रूट फ्लावर्स जो भी आ रहे हैं उसको डैमेज करते हैं। लेकिन जब हम सॉइल फ्री इन्वायरमेंट में प्लांट लगाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के जरिए लगाते हैं, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है हमें कि सॉइल नहीं है तो न्यूट्रिएंट जो भी हम यूज करेंगे पूरा स्टेराइल है, प्रॉपर है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके के हैं, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी है, तो चांसेस जो होते हैं डिजीज लगने के वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एक ये भी एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक्स का, ठीक है। तो ये इसलिए देखो दिया हुआ है कि फास्ट ग्रोइंग है, हाई मार्केट वैल्यू है और पेस्टिसाइड फ्री होते हैं। एडवांटेजेस आइए देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है कि वाटर बहुत स्टेव हो जाता है भाई इसमें, है ना। आप जो भी खेत वेत में जो प्लांट्स लगते हैं उसमें कितना पानी जाता है कि नहीं, तो ये 90% वाटर तक को सेव करता है, 90% वाटर को, है ना। हायर यील्ड है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक, पर यूनिट एरिया। एक तो सॉइल नहीं है, तो सॉइल नहीं है तो क्या होगा, बहुत सारी जो डिजीजेस, बहुत सारे माइक्रोब जो मिट्टी में होते हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। और क्लीन और सब्सटेंशियल इन्वायरमेंट मिल जाता है। सूटेबल कैसा होता है, अर्बन एरिया के लिए बहुत अच्छा है ना, जहाँ लोगों के पास जमीन नहीं है, जहाँ लोगों के पास उतना एरिया नहीं है, ऐसे जगह के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज में प्लांट ग्रो कराना बड़ा आसान है ना। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ भाई एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो आप देखोगे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, भाई शुरुआत में आपको इसमें पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपको इसमें काफी चाहिए, किस तरह का मोटर सिस्टम, किस तरह के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, किस तरह का कैनाल सिस्टम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होना इसके लिए जरूरी है। पावर डिपेंडेंसी है, और साथ ही साथ समय समय पे हमेशा देखभाल चाहिए, है ना, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मतलब लगातार आपको इसकी देखभाल करनी है। कंक्लूजन में ये पता चलता है कि हाइड्रोपोनिक्स कहीं ना कहीं एक एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं ना कहीं सही तरीके से रिसोर्सेज का यहाँ उपयोग होता है, प्रोडक्टिविटी हाई निकलती है, और साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन सस्टेनेबल तरीके से हो जाता है। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम फ्यूचर या करंट में जो रिसोर्सेज हैं हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में वो अवेलेबल रहे, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी कर रहा है, और आइडियल है कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जो हम फूड और फ्लोरिकल्चर सिस्टम अपनाएंगे उसके लिए, चाहे प्लांट्स लगाना है या फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स की कल्चरिंग करनी है। फ्लावर्स की भी ग्रोथ होती है, फ्लावर्स की भी पूरी तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, बहुत कंजम्पशन है फ्लावर्स का, है ना, चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हो। बहुत सारे जगह रिलीजियस पर्पज के लिए, इंडिया में रिलीजियस पर्पज के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है ये, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इस वजह से ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, एनएफटी था जो कि एक टाइप का हाइड्रोपोनिक सिस्टम था। तो आई होप बच्चों ये जो पूरी क्लास थी ये आपको अच्छे से समझ आई होगी और क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना था, है ना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इसके जरिए तरह तरह के प्लांट्स को कैसे लगाया जाता है, क्या इसके टाइप्स हैं अलग अलग, और क्या इसके एडवांटेज है और क्या लिमिटेशंस हैं या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास बच्चों आप सभी के लिए बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन।